वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किन के बारे में भैया? मुकुलन। मुकुलन क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। मुकुलन के बाद हम चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन जैसे ही आपको समझ में आता है, हम आपके लिए एक और टॉपिक आपको समझाएंगे, बीजाणु समासंघ। इस क्लास में से कोई ना कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारी अच्छी क्लास की आपको खबर बेल आइकन दबाने से ही मिलेगी। और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान से इस क्लास को सुनेंगे और कॉपी पेन लेकर के नोट्स जरूर बनाएं। क्यों? क्योंकि ये क्लास किस प्रकार की है? नोट्स बनाने वाली क्लास है। प्रत्येक लाइन इसकी प्रभावी है और जब इन लाइंस को आप एग्जाम्स में लिखोगे ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए क्लास को ध्यान से सुने, समझें और लिखें, ठीक है। शुरू करेंगे भैया। क्या नाम है टॉपिक का? वह है, पहला टॉपिक है आपके लिए आज की क्लास का, मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? पहले तो काम काम की लाइन आप पढ़ लीजिए, क्या खास बात है मुकुलन में, कौन से शब्द लिखें। तो देखिए, पहली लाइन जो महत्वपूर्ण है वह क्या है? कुछ जीवों में मुकुलन क्या होता है? मुकुल कुछ जीवों में पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये शब्द इंपॉर्टेंट हो गए, यहाँ थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पुनः रुद्ध भवन क्या होता है? ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी कोशिका में बदल सकें, वो कहलाती है पुनः रुद्ध भवन वाली कोशिकाएं। तो कुछ जीवों में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें पुनः रुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। मैंने उदाहरण बताया था आपको पिछली क्लास में कि जैसे मान लो आप किसी छिपकली को पकड़ने का या मारने की कोशिश करते हैं ना, तो वो अपनी पूंछ जो है उसका त्याग कर देती है, छोड़ के चली जाती है, बिना पूंछ के भाग जाती है, ठीक है। और कुछ दिनों बाद जब हम उस छिपकली का अवलोकन करते हैं ना, तो उसके वापस वैसी पूंछ लग जाती है। अरे भैया, वापस कहाँ से आ गई उसकी पूंछ? किसी मनुष्य में तो हाथ कट जाता तो हाथ नहीं आता ना, पूंछ कहाँ से आ गई उसके? तो क्या होता है भाई, इनमें कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें पुनः रुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। तो जिन जीवों में या कुछ जीवों में पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती है, मनुष्य में ये कोशिकाएं नहीं पाई जाती। तो पहली लाइन इसमें क्या लिखेंगे कि कुछ जीवों में पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। समझेंगे इसको पूरी ढंग से, पहले देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? इन कोशिकाओं के, ये कोशिकाएं जो होती है ना, नियमित विभाजन करती हैं। इन कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण कोशिकाओं का, इनके शरीर में कोशिकाओं का एक उभार बन जाता है। कैसे बन जाता है? अभी डायग्राम बना करके आपको समझाएंगे। एक उभार बन जाता है। दूसरी लाइन ये नोट्स में लिख लें। इन कोशिकाओं के नियमित विभाजन से इनके शरीर में क्या बन जाता है? कोशिकाओं का एक उभार बन जाता है, आउटग्रोथ बन जाती है एक, है ना, बहिर्वृद्धि इनमें हो जाती है। और इस उभार या अतिवृद्धि को मुकुल, और इंग्लिश में पता है मुकुल क्या होता है? बड, BUD, बड। जैसे पेड़ पौधों में कलिका या टहनी निकलती है ना, कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है, वैसे ही जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में कलिकाएं निकलेंगी, ऐसे जनन होगा भाई, ठीक है। आप सोच के देखिए, ऐसे जंतु हैं जिनके साइड में पेड़ पौधों के समान एक टहनी निकल जाती है, और वो टहनी ही उस पेड़ से अलग होकर के, उस जंतु से अलग होकर के नया जीव बना लेती है। तो एक उभार बन जाता है। इस उभार या अतिवृद्धि को अपन क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं भैया। मुकुल बन गया है, ठीक है। यह मुकुल वृद्धि करके पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। किसमें विकसित हो जाता है? एक पूरे जीव में विकसित हो जाता है, नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं,
ठीक है, ऐसे भी जनन होता है जंतुओं में, ध्यान रखो, मुकुलन विधि के द्वारा जनन। अब किस में होता है? हाइड्रा नामक जो सिलेंट्रेटा संघ का ये प्राणी है, हाइड्रा में कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? तो आप बताएंगे एकल जीवी होते हैं, इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं, इसलिए यह किस प्रकार का जनन है? अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रा में मुकुलन कैसे बनता है, अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से स्टडी करेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये शब्द कौन से ध्यान में रखना है कि मुकुलन किन में पाया जाता है? उन जीवों में पाया जाता है जिनमें पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जिन जीवों में पुनरुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, वे कोशिकाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं? नियमित विभाजन करती हैं। नियमित विभाजन के बाद उनके नियमित तथा लगातार विभाजन से क्या होता है? इनके शरीर में एक कलिका बन जाती है। यह कलिका जो होती है, यह मुकुल जो होता है, लगातार वृद्धि करता रहता है और एक नए जीव में बदल जाता है। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ये शब्द अगर आपने लिख लिए हैं तो डायग्राम के माध्यम से अब इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए, ये हाइड्रा का डायग्राम मैं आपको बना देता हूं। यहाँ पर सिंपल सा हाइड्रा में बना रहा हूं। हाइड्रा की खास बात होती है, इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ मुख पाया जाता है। इसमें गुद्दा का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? गुद्दा इसमें नहीं पाई जाती है। मुख से ही खाता है और मुख से ही उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है। ये हाइड्रा है। ठीक है बच्चा, हाइड्रा है। अब इस हाइड्रा क्या है? ये हाइड्रा हो गया बच्चे। ठीक है, हाइड्रा में होगा क्या? इनकी जो ये देह है, इस देह में, इसके शरीर में क्या पाया जाता है भैया? कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें छिपकली के समान पुनरुद्ध भवन करने की क्षमता पाई जाती है इसकी सेल्स में। ठीक है, इसलिए यह सेल्स जो होती है, इनमें, इन कोशिकाओं में बार बार विभाजन होता है और बार बार नियमित विभाजन के कारण एक छोटी सी अतिवृद्धि इनमें बनने लग जाती है। इस छोटी सी आउटग्रोथ जो बनी, इस आउटग्रोथ को क्या नाम दे दिया बच्चा हमने? बड या मुकुल नाम दे दिया। ठीक है, अब ये आउटग्रोथ जो होती है वह धीरे धीरे आगे की ओर ग्रोथ करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। ये मान लीजिए ये आउटग्रोथ है, मैंने येलो कलर से इसको बता दिया है। और ठीक है, धीरे धीरे ये क्या करेगी भाई? यह ग्रोथ करने लग जाएगी। ये क्या हो गया? हाइड्रा है। और हाइड्रा में क्या बताया मैंने भाई? हाइड्रा में सिर्फ माउथ पाया जाता है। ये इसके टेंटाकल्स हैं, स्पर्शक हैं, जिसके द्वारा ये इनको स्पर्श होता है, स्पर्श का या कोई चीज़ का ज्ञान होता है इनके कि अपने सामने कोई वस्तु आई हुई है। तो इसमें क्या हो जाता है बच्चा? ये आउटग्रोथ इनमें बनने लग जाती है। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ जो होती है वृद्धि करती है। मुकुल जो होते हैं, मुकुल यह ग्रोथ करता है। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनमें टहनी निकलती है ना, वैसे ही इनमें क्या होता है? क्या है? हाइड्रा है। हाइड्रा में जैसे टहनी के समान एक बड निकल गई, आउटग्रोथ हो गई है। क्यों हो गई है भाई? अन्य जंतुओं में क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है कि इन जीवों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? पुनरुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें पूरे शरीर का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। एक कोशिका जो होती है ना, जैसे मान लो इसकी यह कोशिका पूरे हाइड्रा को दोबारा से बना सकती है। जैसे अपन ने देखा था ना कल कि अगर हाइड्रा के सिर को अपन 7 टुकड़ों में काट दें, जैसे कितने ही टुकड़े कर दें, ठीक है ना, तो इसका प्रत्येक जो सिर जो होगा, इसका हेड जो होगा ना, वह 7 हाइड्रा बना लेगा। ऐसे छोटे छोटे, जैसे मान लो कि यह हाइड्रा है और इसको 7 टुकड़ों में आपने काट दिया, तो यहाँ पर एक और ये सिर बन जाएगा, फिर यहाँ पर एक और सिर बन जाएगा, फिर यहाँ पर एक और सिर बन जाएगा। जितने टुकड़े आपने काटे उतने ही सिर यहाँ पर बन गए हाइड्रा के। ठीक है, इसी प्रकार क्यों? क्योंकि इनमें किस प्रकार की सेल पाई जाती है? पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यह बड जो होती है, यह कलिका धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाती है।
धीरे धीरे क्या करने लग जाती है बच्चा, ग्रोथ करने लग जाती है। और ग्रोथ करने के बाद अंततः यह किस में बदल जाती है, वापस से यह एक नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा हाइड्रा, एक और नया संतति हाइड्रा ये बना लेती हैं। ये तो हाइड्रा चल ही रहा है अपना, बड़ा हाइड्रा, जनक हाइड्रा। और यहाँ पर ये एक और हाइड्रा, यहाँ पर एक और हाइड्रा जो है वह क्या हो गया बच्चा, बन गया है इस प्रकार से। और जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, यह पृथक होकर के क्या बना लेता है, संतति हाइड्रे का निर्माण करता है। ये संतति हाइड्रा हो गया। इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं बच्चा, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम में देखो डायग्राम बनाएंगे वो भी सही है, और डायग्राम बनाने के बाद जब तक आप अच्छा नहीं लिखेंगे ना, तब तक अपने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अच्छा लिखने के लिए मैंने आपको बताया 4-5 लाइनें आप लिखें। कौन कौन सी, सबसे पहली लाइन आप में लिखेंगे कि कुछ जीवों में पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पहली लाइन लिखेंगे कि कुछ जीवों में पुनः रुद्ध भवन की क्षमता वाली कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में नियमित विभाजन के द्वारा, नियमित विभाजन करती ये कोशिकाएं हैं, बार बार विभाजन करेगी। विभाजन करेंगी तो क्या बनेगा, एक उभार बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, एक उभार बन जाएगा। जैसे ये उभार मैंने बताया है, ये उभार बन जाएगा। इस उभार या अतिवृद्धि या आउटग्रोथ को अपन क्या कहते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये मुकुल क्या करता है बच्चा, ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। देखो अब थोड़ा सा बड़ा यहाँ हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा यहाँ हो गया, और फिर जब प्रॉपर इसकी लंबाई हो जाती है, प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो जाती है, तब यह इस मुख्य जीव से, मुख्य जनक से पृथक हो जाता है। यहाँ से पृथक हो जाएगा और नया स्वतंत्र हाइड्रा ये बना लेता है। इस प्रकार हाइड्रा में एकल जीव होता है, 2 जनक इसमें भाग नहीं लेते, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उसका क्या नाम है बच्चा, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव प्रोलिफरेशन भी इसको हम कह सकते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, सिंपल सा आएगा। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, समझाइए। कायिक प्रवर्धन किन किन पादपों में पाया जाता है, समझाइए। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण लिखिए। ब्रायोफिलम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, आलू में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, चमेली में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, पुदीना में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी संभावनाएं इस टॉपिक से हैं प्रश्न बनने की, तो ध्यान से इस क्लास को आप सुनेंगे। देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें 2 शब्द हैं। एक तो कायिक, कायिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव, और प्रवर्धन का मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, कायिक का मतलब होता है काय धन इक, मतलब शरीर के किसी भाग से, कोई भी पौधा जो होता है उसका शरीर का कोई भी भाग, कायिक भाग, कायिक भाग शरीर का कोई भी भाग अगर नए पौधे में नया पौधा उत्पन्न करता है, शरीर का किसी पौधे के या किसी जीव के शरीर का कोई भाग, जनन कोशिकाओं के अलावा, जनन कोशिकाओं के अलावा शरीर का कोई भाग अगर नया पौधा या नया जीव उत्पन्न करता ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यही है एकदम सही अच्छे शब्दों में कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, कायिक भाग जनन भागों के अलावा कायिक भाग होते हैं कि प्रत्येक जीव जो है उसमें, अधिकांश जीवों में, प्रत्येक जीव नहीं कह सकते लेकिन अधिकांश जीवों में क्या है कि शरीर के 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरा जनन भाग। जनन भाग उसे कहेंगे जिसमें जनन कोशिकाओं के युग्मकों का निर्माण होता है। इसके अलावा जनन कोशिकाओं के अलावा, जनन भाग के अलावा समस्त भाग जो होता है ना, वह कायिक भाग कहलाता है। इस प्रकार जंतुओं के जो शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरा जनन भाग। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन, कायिक भाग की बात कर रहे हैं। क्या है कि पौधों के
कायिक भागों द्वारा उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पादप उत्पन्न करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इतनी बड़ी परिभाषा भी आप लिखो तो ठीक है, वरना छोटी सी परिभाषा क्या है, जब किसी पादप के कायिक भाग द्वारा कोई नया पादप बन जाता है तो इसको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब एग्जाम्पल पूछ ले भाई, ऐसी कौन सी बात है, कुछ पौधे तो हमने देखे उसमें फूलों पर ही फूल लगते हैं, फूलों में बीज बनते हैं, ठीक है, या फूलों से ही फल बनते हैं, ठीक है, लेकिन सभी पौधों में फूल नहीं आते हैं। देखिए क्या क्या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखिए गन्ना जो है उसके फल नहीं लगते हैं। आपने खाए हैं क्या गन्ने के फल? नहीं, आप गन्ने के पूरे गन्ने को खा लेते हैं, गन्ने के फल नहीं खाते हैं। इसलिए इनमें जनन किस प्रकार से होता है, इनमें नया पादप कैसे बनता है, उसके गन्ने के पार्ट, गन्ने को काट काट करके ही अपन क्या कर देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं, मिट्टी में बो देते हैं और नया गन्ने का पेड़ उग जाता है। गुलाब के भी फल नहीं आते हैं, गुलाब के फूल आपने देखे हैं लेकिन उनमें बीज नहीं बन रहे हैं। गुलाब की टहनी ही जो है आप लगा दो, गुलाब का वह पौधे में कन्वर्ट हो जाएगी, नया पौधा बन जाएगा। तो गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, पुदीना है, ब्रायोफिलम है, शहतूत है, मनी प्लांट है। इनमें क्या होता है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है, कौन सी विधि के द्वारा इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो आप बताएंगे कायिक प्रवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब देखिए ब्रायोफिलम, ये बहुत बार आता है ब्रायोफिलम, जिसको हिंदी में पत्थर चट्टा भी कहते हैं, पत्थर चट्टा। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसमें खास प्रकार से जनन होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखेंगे। पत्थर चट्टा में क्या होता है भाई, कि इनमें ना तो तने से होता है ना जड़ से होता है, इनमें किस प्रकार से, ना कोई टहनी से जनन होता है। इसमें नया पौधा कैसे बनता है, पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, इनमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। ब्रायोफिलम जो होता है ना, इनकी पत्तियां जो होती हैं, वो जो पत्तियां जो होती हैं ना इनकी, ब्रायोफिलम की, आप इस प्रकार से ब्रायोफिलम की पत्तियां रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, ये डिजाइन कुछ ऐसी होती है ब्रायोफिलम की पत्तियों की। ठीक है, तो ये ब्रायोफिलम की मान लो लीव्स है, ब्रायोफिलम की पत्ती है। इन ब्रायोफिलम की जो पत्ती जो होती है ना, इन पत्तियों के जो किनारे होते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी क्या पाई जाती है भाई, बर्ड्स पाई जाती हैं, बर्ड्स या कलिकाएं पाई जाती हैं, बर्ड्स या कलिकाएं। ठीक है, यहाँ बर्ड्स या कलिकाएं, इनके किनारों पर बर्ड्स या कलिकाएं पाई जाती हैं। मान लो आप, ये अलग कलर से मैंने बताया है, ये कलिकाएं किनारों पर पाई जाती हैं। और जब ये पत्ती इस पेड़ से टूट करके जमीन में गिरती है, जमीन पर गिरती है ना, तो किनारे 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 छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पत्ती से, किससे, पत्ती से छोटी छोटे पौधे, यहाँ पर जितने बर्ड्स होते हैं उतने सारे पौधे इसके चारों तरफ पौधे ब्रायोफिलम के या पत्थर चट्टा के उग जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जनन, मतलब आप लोगों से पूछे एक शब्द में कि ब्रायोफिलम में जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कायिक प्रवर्धन के द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ब्रायोफिलम में पौधे का कौन सा भाग नया पादप उत्पन्न करता है, तो आप बताएंगे पत्ती। क्या है, बताएंगे पत्ती जो है वह उनके द्वारा, उसके किनारों पर क्या पाई जाती हैं, कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं। देखो ऐसे लिखेंगे, अब लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे कि ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक जनन होता है। किसके द्वारा कायिक जनन होता है, दोनों बातें देखेंगे। एक तो कायिक जनन होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। दूसरी बात कैसे भी, तो आप बताएंगे इसमें पत्तियों के किनारे, इसमें पत्तियों के किनारों पर कुछ कलिकाएं स्थित होती हैं। पत्तियों के किनारों पर कुछ कलिकाएं स्थित होती हैं। जब ये पत्तियां मृदा में या मिट्टी में गिर जाती हैं, जब ये पत्तियां मृदा या मिट्टी में गिर जाती हैं, तो ये कलिकाएं नए पादप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार ब्रायोफिलम में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। समझ में आ गई होगी बात। अब बच्चा थोड़ा सा आगे और चलते हैं।
देखिए आलू देखा होगा आपने, आलू की सतह पर भी क्या पाए जाते हैं, आंखें पाई जाती हैं, छोटे छोटे गर्त पाए जाते हैं, जो जिनको अपन आंखें कहते हैं। इनको काट करके आप अलग अगर मिट्टी में बोएं तो नया आलू का पादप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आलू में भी किस प्रकार का जनन पाया जाता है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा जनन पाया जाता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं, ये भी बहुत बार बढ़िया प्रश्न आता है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है और 4 लाभ आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक लाभ कितने नंबर का होता है, आधा। कैसे आता है, आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, और कितने हो गए, 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है कि भाई कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज ही नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो जिन पौधों में बीज नहीं बनते हैं ना, उनमें इस विधि के द्वारा उन पौधों को अपन उत्पन्न कर सकते हैं, उन पौधों के नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एक तो पहला फायदा तो ये हो गया। क्या लिखेंगे कि जिन पौधों में, जिन पादपों में बीज नहीं बनते हैं, उनमें इस विधि द्वारा नए पादप विकसित किए जा सकते हैं। ये सिंपल सी बढ़िया सी लाइन आप लिख देंगे। फिर दूसरी बात, दूसरा लाभ क्या है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे के में पुष्प एवं फल जल्दी लगते हैं। जिस पौधे को आपने कायिक प्रवर्धन द्वारा लगाया, जैसे मान लो आपके शहतूत का पेड़ है, ठीक है, उसकी आपने एक तो पौधा बोएंगे छोटा सा शहतूत का, और दूसरी बात आपने क्या किया, बहुत लंबी सी टहनी काट दी शहतूत की और उसको ही ज़मीन में बो दिया। तो उस शहतूत के उस टहनी पे क्या है, अगले साल आपके शहतूत लगने लग जाएंगे। कहने का मतलब पुष्प एवं फल जो होता है ना, उसमें क्या हो जाएंगे भैया, जल्दी ही लगने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके द्वारा तीसरा फायदा, इसके द्वारा जनक की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। मतलब जैसा शहतूत का पेड़, जिस पेड़ पर जैसे आपने शहतूत खाए हैं, वह जिस प्रकार का टेस्टी है ना, जिस प्रकार का स्वाद उसमें है, जो गुण उस शहतूत के पेड़ में है, वो ही उसकी टहनी से आपने जो पौधा लगाया है उसमें भी होंगे। मतलब कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नया पादप उत्पन्न होता है वह आनुवंशिक दृष्टि से जनक पादप के समान ही होता है, ठीक है। फिर चौथा आप क्या लिख देंगे कि केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि में जनन की प्रमुख विधि कौन सी है, कायिक प्रवर्धन ही है। इनमें इसके द्वारा ही जनन होता है। फिर वही बात जो मैंने बताई है, इस विधि द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इस विधि द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। जैसे मान लो आप कहें कि भाई हमारे का तो जो आलू है ना बड़े टेस्टी थे, अब की बार उसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, ये स्वादिष्ट हैं, तो आप उन्हीं आलू को बो दीजिए भाई। जो आलू लगेंगे ना वो भी स्वादिष्ट लगेंगे, उनकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी। क्यों? क्योंकि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो आप पादप बोओगे या जिस प्रकार से पादप आप प्राप्त करोगे, उन पादपों में वो ही गुण होंगे जो इनके जनक पादपों में थे, जो इनके जनक में थे। जिस आलू को आपने बोया है उसमें जो स्वाद था ना, वही इसके द्वारा उत्पन्न जो पौधे हैं और उसके जो आलू लगे हैं उनमें वो आएगा। इस ठीक है ना, तो आपका स्वाद भी बना रहेगा और आपका जो है सब्जी भी आपको, नई संतति भी आपको, नई सब्जी भी आपको प्राप्त होती रहेगी। देखिए अब नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन की तकनीक जिनका उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कौन सी तकनीक है जिनका उपयोग हम कृषि में करते हैं? तो देखिए 3 बात ध्यान में रखेंगे, एक तो परतन, दूसरा कलम और तीसरा रोपण। ये भी 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कायिक प्रवर्धन की तकनीक जिनका उपयोग हम कृषि में कर सकते हैं। तो 3 में से 2 नाम लिख देना, परतन या कलम या रोपण, तीनों में से आधा प्लस आधा 1 नंबर का ये प्रश्न बन सकता है। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, बीजाणु समासंघ क्या होते हैं? ये खास बात है, बीजाणु समासंघ आपको समझना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे मान लो अपन क्या देखते हैं बच्चा, आपने देखी होगी सांप की छतरी, देखिए ना,
देखिए कि नहीं देखिए, देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। उसको जैसे मान लो अपने देशी भाषा में उनको बूढ़ी डोकरी भी कहते हैं, बूढ़ी माई भी कहते हैं, सांप की छतरी भी कहते हैं, साइंस में उसको मशरूम भी कहते हैं। ठीक है, तो इन और आपने एक बार जो रोटी जो होती है ना, रोटी अगर आप गेहूं की चपाती जो है वो आप किचन में कुछ दिनों के लिए रख देंगे तो उसके ऊपर क्या है, एक वाइट कलर का काफ़ी सारा जाल सा लग जाता है। ठीक है ना, तो वह क्या है भैया, इसके बारे में और अपन चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, इसे क्या कहते हैं बच्चा, बीजाणु समासंग। ये है कि सरल बहुकोशिकीय जीवों, कोई भी कवक वगैरह जो होते हैं सरल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, जैसे राइजोपस है, राइजोपस कवक है, राइजोपस क्या है बच्चा, कवक। इनमें क्या होता है, आदि कवकों में जनन कुछ विशिष्ट संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें क्या होता है, क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग कहते हैं। क्या खास बात है कि सरल बहुकोशिकीय जीवों में, सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन कुछ विशिष्ट संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग कहते हैं। देखिए इनमें क्या होता है, सूक्ष्म धातु सदृश संरचनाओं का एक जाल पाया जाता है। ये लिखते जाओ कि इनमें सूक्ष्म धातु सदृश संरचनाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ये कवक जाल या माइसीलियम जो होता है वह क्या है, कायिक भाग है। क्या है, कायिक भाग है, यानी कि जनन भाग नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, इस कवक जाल से कुछ ऊर्ध्व संरचनाएं, ऊर्ध्व तंतु निकलते हैं, जिनके अंतिम सिरों पर एक गोल बीजाणुधानी पाई जाती है, जिनमें अनेक बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करते हैं तथा नए जीव का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, अब इसको हम समझते हैं बच्चा कैसे। देखिए कि कवक जो होते हैं ना, कवक जो होते हैं एक सूक्ष्म, इनका एक जाल होता है, ब्रांच जाल, शाखित जाल होता है। ये जाल के रूप में जमीन के नीचे या मृत कार्बनिक पदार्थों में ये फैले रहते हैं। कवक जो होते हैं, जिसको मशरूम आप खाते हो, वह ब्रेड के ऊपर जो लगता है, वह आप चपाती घर में छोड़ दिए, उसके ऊपर क्या लग जाता है, जिसको कहते हैं काई लग जाती है। वो सारी चीज़ें ये क्या होते हैं, एक जाल के रूप में पाए जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, कवक जो होते हैं उनका कायिक भाग एक जाल के रूप में पाया जाता है। कायिक भाग किसका, कायिक भाग, ध्यान से देखो, कवक जो होते हैं किसका, कवक। कवक कौन से होते हैं, जिसको फंगस भी कहते हैं, कवक या फंगस, या जिसको अपना देसी नाम मशरूम भी है। ठीक है, ठीक है, और सांप की छतरी वगैरह भी इसको कहते हैं, या आप ध्यान में रखेंगे। तो इनका कायिक भाग कैसे होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, यह है मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जैसे आप गोबर वगैरह डालते हैं वहाँ, या फिर रोटी आपकी रसोई में पड़ी है तो हवा में इसके बीजाणु उड़ते रहते हैं, वो उस रोटी पे गिर जाते हैं और उसके ऊपर फफूंद लग जाती है काफ़ी सारी, है ना, काई लग जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये जाल जो है ये तो क्या है, अंदर रहता है, उस चपाती के ऊपर फैला रहता है। इसके अलावा इस जाल से क्या निकलते हैं बच्चा, कुछ ऊर्ध्व तंतु निकलते हैं, जैसे सांप की वो छतरी निकल गई, बूढ़ी माई निकल गई, मशरूम निकल गया, ये ऊर्ध्व तंतु और निकलते हैं इनसे, सब इस जाल से ऊर्ध्व सीधे ऊपर की ओर, जमीन की ओर, तनु जैसे कोई पेड़ निकला आया हो वैसे। ठीक है ना, इन ऊर्ध्व तंतु जो निकलते हैं, इनके अंतिम सिरे पर एक गोल संरचना बन जाती है। इनके अंतिम सिरे पर क्या बन जाती है बच्चा, एक गोल संरचना बन जाती है, और इस गोल संरचना में अनेक बीजाणु पाए जाते हैं। अनेक क्या पाए जाते हैं बच्चा, बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, ये बीजाणु जो होते हैं, इसकी खास बात क्या होती है कि इनके चारों ओर एक कठोर, यह चारों ओर एक बीजाणु भित्ति इनके चारों ओर पाई जाती है इस प्रकार। ठीक है, बीजाणु भित्ति इसको कवर करके रखती है। अनुकूल परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती है ना, तब ये क्या करते हैं भैया, इसको चारों तरफ से घेर के रखते हैं ताकि इनके बीजाणु नष्ट नहीं हो। और इसके अंदर झिल्ली पाई जाएगी, देखो बीजाणु की बाहर भित्ति पाई जाती है, और इसमें क्या पाई जाती है, इसके अंदर बच्चा
बीजाणु पाए जाते हैं। देखो इस प्रकार से ये बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है ना तो क्या होगा, ये भित्ति क्या हो जी, फट जाएगी, फट जाती है और ये बीजाणु क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं और हवा के माध्यम से कोई कहाँ उड़ के चला जाता है, कोई कहाँ उड़ के चला जाता है, कोई कहाँ उड़ के चला जाता है। जैसे ही इनको कोई मृत कार्बनिक पदार्थ मिलता है, जैसे चपाती मिल गई, गोबर मिल गया, कोई लकड़ी गली हुई मिल गई, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिलेगी इनको, या वहीं के ऊपर उसके ऊपर गिर जाएंगे और गिरने के बाद फिर वापस से क्या अंकुरित होकर के क्या बना लेंगे बच्चा, शाखित कवक जाल बना लेंगे। धागे सदृश संरचनाएं उसमें फैल जाएंगे और फैल करके जो वापस से क्या बना लेंगे, कवक जाल बना लेंगे। इस प्रकार की जो विधि है बीजाणुओं के द्वारा अगर किसी में पौधों में जनन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग कहते हैं। यह क्लास आपको समझ में आई होगी, समझ में आई है या नहीं कमेंट्स करके ज़रूर आप बताएं। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।